आई एम राजेंद्र कुमार, स्टार्टर टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। इस वीडियो में हम आपको OFC का जो वीडियो पार्ट 1 बनाया था उससे आगे के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हम फाइबर इस्तेमाल करते हैं, पतले पतले जो फाइबर होते हैं, तो ये फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। ये फाइबर नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला फाइबर है वो है आपका मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, जिसे हम MMSI भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका प्रयोग हम कम दूरी के लिए तथा कम कैपेसिटी के लिए करते हैं। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या है, इसके बारे में आगे जानकारी विस्तार से दी जाएगी। दूसरे प्रकार का जो फाइबर है वो आपका मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, GRIN भी कहते हैं इसको। इसका प्रयोग हम मध्यम दूरी तथा मध्यम कैपेसिटी के लिए करते हैं। और जो तीसरा जो प्रकार का जो फाइबर है वो है आपका सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। इसका हम प्रयोग करते हैं अधिक दूरी तथा अधिक कैपेसिटी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जो फाइबर का जो बना है वो कौन सा था, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। इसमें कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए जो फाइबर आया वो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर आया मार्केट में। और इसमें भी जो कुछ कमियां रह गई उसके लिए आपका एक फाइबर आया जिसे हम कहते हैं सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो जो रेलवे में जो ऑप्टिकल फाइबर जो हम जो इस्तेमाल करते हैं उससे केबल, उसके बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं। तो रेलवे में जो आजकल ऑप्टिकल फाइबर केबल इस्तेमाल करते हैं उसमें जो फाइबर होते हैं आपके 24 फाइबर होते हैं, 24 फाइबर, यानी फाइबरों की संख्या है आपको 24। और फाइबर कौन सा इस्तेमाल होता है, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए या अधिक चैनल कैपेसिटी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोर के डायमीटर की बात करें तो इसकी जो डायमीटर है वो है 8 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। और क्लैड की मोटाई पहले भी आपको बताया जा चुका है, ये 125 माइक्रोमीटर होती है। और क्लैड के ऊपर जो प्राइमरी कोटिंग होती है उसको मिला के अगर देखा जाए तो पूरा जो उसकी मोटाई है या डायमीटर है वो कितना है आपका 250 माइक्रोमीटर। और जो हम इसमें जो प्रकाश जो भेजते हैं वो आपका क्या है, इंफ्रारेड प्रकाश। इंफ्रारेड प्रकाश की भी जो हम नॉर्मली जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हम वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं वो केवल 3 वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं, 850 नैनोमीटर, 1310 नैनोमीटर और 1550 नैनोमीटर। ट्रेल में नॉर्मली हम 1310 नैनोमीटर और 1550 नैनोमीटर वेवलेंथ का इंफ्रारेड प्रकाश इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लॉस की बात करते हैं तो जो ऑप्टिकल फाइबर में जो लॉस है अगर देखा जाए तो ये क्या आपका स्क्रीन पे देखिए, ये 0.25 dB पर किलोमीटर एट 1550 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर और 0.35 dB पर किलोमीटर एट 1310 नैनोमीटर। 1310 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर जो लॉस है वो क्या 0.35 dB पर किलोमीटर। तो इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने ये सीखा कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होने वाला जो प्रकार जो लॉसेज है वो वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। नंबर इसके अलावा जो स्प्लाइस का जो लॉस है, स्प्लाइस का मतलब है जो ऑप्टिकल फाइबर को जो हम जोड़ते हैं उसको हम कहते हैं स्प्लाइस के कहा जाता है उसको। और जोड़ने की जो विधि है उसको स्प्लाइसिंग कहा जाता है, स्प्लाइसिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। तो जो ये स्प्लाइस का जो लॉस है वो नॉर्मली 0.1 dB से कम होना चाहिए। और आजकल जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। जो स्प्लाइसिंग मशीन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की आ रही है, ऑटोमेटिक टाइप की आ रही है, जिससे क्या है कि जो नॉर्मली स्पेस का लॉस है वो बहुत ही कम होता है। 0.1 भी आई थिंक ज़्यादा ही है, 0.03 0.02 इस तरह से आपका लॉस आता है। तो आगे क्या लिखा है, आंखों को दिखाई देने वाली दृश्य प्रकाश जो विजिबल लाइट है। देखें जब हम लाइट की बात करते हैं तो एक आम इंसान के लिए लाइट का मतलब है दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट, वो प्रकाश जिसके कारण हम एक दूसरे को देख पाते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये जो प्रकाश होता है इसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। इसकी वेवलेंथ होती है 400 से 700 नैनोमीटर के लिए, नैनोमीटर।
ये जो साइंटिस्ट है वो प्रकाश किसको मानते हैं? विजिबल लाइट तो है ही है प्रकाश, लेकिन इसके साथ एक होता है इंफ्रारेड प्रकाश। इंफ्रारेड जो प्रकाश है इसकी जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। ये इंफ्रारेड प्रकाश की श्रेणी में आता है। इसके अलावा होता है आपका अल्ट्रावायलेट प्रकाश, अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अल्ट्रावायलेट जो प्रकाश है उसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से कम होती है। जो साइंटिस्ट हैं इन सबको प्रकाश की श्रेणी में रखते हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें हम केवल इंफ्रारेड प्रकाश का ही प्रयोग करते हैं। इंफ्रारेड प्रकाश की भी केवल 3 वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं। वह है आपका 850 नैनोमीटर, 1310 नैनोमीटर और 1550 नैनोमीटर। इसके अलावा जो प्रकाश की जो चाल है आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जो आपकी जो ये प्रकाश की चाल है वो किसके अंदर होती है? निर्वात के अंदर। निर्वात मतलब वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब जहाँ कुछ भी ना हो, नथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान के चलिए जैसे कमरा है, कमरे के अंदर से सिर्फ केवल दीवारें हैं, छत है, नीचे फर्श है, अंदर कोई सामान नहीं रखा हुआ है, और अगर हम इसके अंदर की सारी हवा निकाल ली जाए तो बीच का जो पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा? आपका निर्वात कहलाएगा। तो जो प्रकाश की चाल है वो है आपका निर्वात के अंदर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक जब हम आपको अंडरग्राउंड ऑप्टिकल केबल की जो कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहे थे तो एक शब्द आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने आपको बताया था कि जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जबकि क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। वो कम इसलिए रखा जाता है ताकि पूर्णांतिक परावर्तन की घटना घटित हो सके और प्रकाश ट्रांसमीटर से होता हुआ रिसीवर तक पहुंच जाए। तो हम आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानकारी देते हैं। ये फार्मूला तो आप पढ़ लेना, लेकिन इसके बारे में चलो ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलो यहाँ पे बात करते हैं। ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताने से पहले हम आपको पहले ये बताते हैं कि जो प्रकाश है वो अलग अलग माध्यम के अंदर से गुजर सकता है। प्रकाश निर्वात के अंदर से गुजर सकता है, प्रकाश हवा के अंदर से गुजर सकता है, पानी के अंदर से गुजर सकता है, जो आपका डायमंड है उसके अंदर से गुजर सकता है, तेल के अंदर से गुजर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश अलग अलग माध्यम के अंदर से गुजर सकता है। लेकिन होता क्या है कि जो ये अलग अलग माध्यम है इनमें प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, और सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो किसमें होती है? निर्वात के अंदर। निर्वात के अलावा बाकी जितने भी माध्यम है उनमें प्रकाश की चाल कम होती है। अब होता ये है कि जो ये अलग अलग माध्यम है ये प्रकाश की चाल को अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, कुछ भी कह लीजिए उसके अनुसार प्रकाश की चाल को कम कर देते हैं। तो किसी माध्यम का वह गुण जो प्रकाश की चाल को कम कर देता है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये क्या लिखा है? किसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वह माप है जो दर्शाता है कि वह माध्यम प्रकाश की गति को कितना कम करता है। तो और इसका अगर हम फार्मूला देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका प्रकाश की निर्वात में चाल बटा में प्रकाश के अन्य माध्यम में चाल। अगर हम प्रकाश की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वैक्यूम का देखें तो आंसर क्या आएगा इसका? फार्मूला में रखें तो प्रकाश की निर्वात में चाल आपकी कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा में प्रकाश के अन्य माध्यम भी वही है, से निर्वाती है, तो नीचे भी क्या आ जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोनों कट के क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या आ जाएगा? 1। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम ग्लास की बात करते हैं, ग्लास कांच, तो हमने क्या देखा कि प्रकाश की जो कांच के अंदर जो चाल है वो कितनी होती है? 2 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर हम फार्मूले में रखें तो ऊपर क्या आएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नीचे आएगा 2 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम काटने की बात करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5। तो जो कांच है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो कितना है आपका? 1.5। तो जैसे जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान ज़्यादा होगा, जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान जितना ज़्यादा होगा वह प्रकाश की चाल को उतना ही कम कर देगा। स्लाइड में
कि कुछ माध्यम दिया हुआ है और कुछ उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। निर्वात का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, हवा का क्या है 1.0003, पानी का 1.33, ग्लास का क्या है आपका, कांच का 1.5, डायमंड का 2.41। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात के अंदर होगी, उससे कम हवा में होगी, उससे कम पानी के अंदर होगी, उससे कम ग्लास के अंदर होगी और उससे कम आपके डायमंड के अंदर होगी। यानी कि डायमंड सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल को कम करेगा। तो हमने आपको कहा था कि जो कोर है वो भी सिलिका का बना होता है और आपका जो क्लैड है वो भी सिलिका का बना होता है। लेकिन करते क्या कि जो सिलिका उसमें कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ अशुद्धि मिला देते हैं, जिसके कारण उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम हो जाता है। और इसलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं ताकि पूर्णात्मक परावर्तन हो सके, किसका, प्रकाश का। तो पूर्णात्मक परावर्तन के लिए जो कंडीशंस हैं दो, वो नंबर 1 है वो क्या कि जो प्रकाश है वो सघन माध्यम, डेंसर मीडियम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। अब यहाँ पे है सघन माध्यम है एवं विरल माध्यम। तो देखिए अगर हम ऊपर चलते हैं अगेन वापस, यहाँ पे 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 माध्यम, निर्वात, हवा और पानी। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0, हवा का है 1.003, पानी का 1.33। तो देखिए अगर हम किसी सघन माध्यम और विरल माध्यम की बात करें तो इस संसार में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, ना लेफ्ट ना राइट ना अप ना डाउन, कोई भी चीज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर हम कहते हैं कि कोई चीज़ बड़ी है तो हमें बताना पड़ेगा कि बड़ी तो है लेकिन किससे बड़ी है, हमें बताना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप में कहूँ कि मैं लंबा हूँ तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं इससे लंबा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं किसी से छोटा हूँ। हर चीज़ क्या होती है, रिलेटिव में होती है। इसी प्रकार से जो माध्यम है, आप ये कह सकते हैं 2 प्रकार के माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और विरल माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। तो अगर ये 3 माध्यम है हमारे पास, निर्वात, हवा और पानी, तो इसमें अगर हम हवा की बात करें, हवा में जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात से कम है लेकिन पानी से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हवा है वो अगर पानी से कंपेयर करेंगे तो ये क्या आपका विरल माध्यम है, ठीक है। अगर निर्वात से कंपेयर करेंगे तो ये सघन माध्यम है। तो कहने का मतलब ये कि हवा ना सघन है ना विरल है, डिपेंड करता है किसकी तुलना किससे की जा रही है। अगर निर्वात से तुलना करेंगे तो ये सघन माध्यम है, अगर पानी से तुलना करेंगे तो ये विरल माध्यम है। तो जो आगे के जो स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जो पूर्णात्मक परावर्तन के लिए जो जरूरी जो नियम है होना चाहिए, जो कंडीशंस है वो क्या आपका कि नंबर 1 जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। और इसके अलावा जो आपतन कोण का मान है वो क्या होना चाहिए, क्रांति कोण या क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो प्रकाश का पूर्णात्मक परावर्तन हो जाएगा और ये जिस माध्यम से चला है उसी माध्यम में वापस प्रवेश कर जाएगा। कुल मिला के जिगजैग करके आपका ये ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंच जाता है। बाकी हमने आपको पहले बताया था जब विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बता रहे थे कि जो ऑप्टिकल फाइबर है, मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है आपका, मल्टीमोड ग्रेडियंट इंडेक्स और सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है। तो उसका क्या मतलब है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए पढ़ लेते हैं इसको। इंडेक्स प्रोफाइल कोर तथा क्लैडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वितरण होता है। जो इंडेक्स प्रोफाइल कोर है वो क्या है, कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में क्या है जानकारी देता है। कुछ ऑप्टिकल फाइबर में स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल होता है। स्टेप इंडेक्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्टेप इंडेक्स क्या मतलब है। जो शब्द आता है स्टेप इंडेक्स, इसका मतलब है कि जिसमें कोर और क्लैडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक समान वितरित होता है। कि कोर और क्लैडिंग में क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कोर का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लेता है
1.45 है आपका, तो क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव हमारा था 1.42 है। तो दोनों में क्या जो कोर का पूरा जो कोर है उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.45 ही होगा और क्लैडिंग में 1.42 ही होगा आपका। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। और जहाँ कोर और क्लैड आपस में मिलते हैं वहाँ पे क्या है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सडनली एकदम चेंज हो जाएगा। जबकि ग्रेडियंट इंडेक्स प्रोफाइल में क्या होता है, जो ग्रेडियंट इंडेक्स जो फाइबर है उसमें अगर हम कोर के सेंटर से अगर हम बाहर की तरफ चलें तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है धीरे धीरे कम होता चला जाता है। नीचे दिए गए चित्र में जैसे आप कुछ प्रोफाइल इंडेक्स दिखाया गया है, देखिए ये पहला जो आपका स्टेप इंडेक्स फाइबर है, जो कोर और क्लैड यहाँ मिल रहे हैं आपके, जैसे कोर से जैसे आप क्लैड में जाएंगे तो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एकदम चेंज हो जाएगा। और कोर का पूरा एरिया यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूरे कोर में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होगा। लेकिन जैसे आप कोर से क्लैड में जैसे एंटर करोगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एकदम चेंज हो जाएगा और क्लैड में भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका एक जैसा रहेगा। अगर हम ग्रेडियंट इंडेक्स की बात करते हैं तो कोर से अगर बाहर की तरफ जाएंगे तो जो ग्रेडियंट इंडेक्स है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और स्टेप इंडेक्स फाइबर जो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है उसमें भी ये आपका क्या है, स्टेप इंडेक्स टाइप का फाइबर होता है। जैसे आप कोर से बाहर की तरफ जाओगे तो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सडनली एकदम चेंज हो जाएगा। आगे थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि जो केबल का जो ड्रम है आपका, जो ड्रम में जो केबल की लेंथ होती है नॉर्मली क्या होती है आपका 3 किलोमीटर होती है। और OFC केबल का जो डायमीटर है लगभग 20 mm होता है। और जो OFC केबल का जो आउटर जैकेट है वो नॉर्मली काले रंग की होती है और उस पर सफ़ेद रंग से मार्किंग की जाती है। और आपका जो केबल है आपका 24 फाइबर होते हैं, अराउंड प्रोटेक्टिव होते हैं, 6 लूज ट्यूब होती है, प्रत्येक लूज ट्यूब में 4 फाइबर होती है। ये हम आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं जब ऑप्टिकल फाइबर केबल की कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको जानकारी दी थी। अब हम आते हैं कि जो आपकी जो केबल है आपकी, इससे जो 24 फाइबर है इसमें फाइबर की ट्यूब की पहचान कैसे करेंगे, फाइबर की पहचान कैसे करेंगे, पहला नंबर फाइबर कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो इसके लिए देखिए क्या है, नंबर 1 जो लूज ट्यूब है आपकी या सेकेंडरी कोटिंग है, लूज ट्यूब में जो फाइबरों के जो कलर है फाइबर की अगर हम बात करते हैं, एक लूज ट्यूब के अंदर या सेकेंडरी कोटिंग के अंदर आपके जो फाइबर हैं कितने फाइबर होंगे, 4 होंगे। तो उनके जो कलर होगा वो क्या होगा, पहला क्या है नीला, दूसरा नारंगी, हरा और नेचुरल कलर होगा। तो ये पहला कलर, दूसरा, तीसरा, चौथा। और अगर लूज ट्यूब की अगर हम बात करें, लूज ट्यूब 6 होती है, इनकी पहचान कैसे करेंगे कि पहली ट्यूब कौन सी है। पहली ट्यूब में क्या होगा, 4 फाइबर होंगे, 4 फाइबर में 1 2 3 4 होंगे। 1 2 3 4 कैसे होंगे, जो जैसे ऊपर दिया गया नीला, नारंगी, हरा और प्राकृतिक। ऐसी जो दूसरे जो आपका ट्यूब होगी जिसका कलर नारंगी होगा उसमें भी 4 फाइबर होंगे। 4 फाइबर में क्या होगा, उसका भी कलर क्या होगा, नीला, नारंगी, हरा, प्राकृतिक। नीला कौन सा होगा, 5वां फाइबर होगा, नारंगी 6वां, ये 7वां और ये 8वां। तो लूज ट्यूब की जो पहचान करेंगे वो कैसे, पहली जो लूज ट्यूब होगी वो नीली होगी, दूसरी नारंगी, तीसरी हरी, चौथी भूरा, 5वां सलेटी और आपका फिर आ जाएगा वाइट। जब हमने OFC केबल के एडवांटेज के बारे में बताया था तो हमने बताया था कि इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं होता है, जिसके कारण ये सुरक्षित है। यानी सुरक्षित का मतलब है कि आपको कोई करंट वरंट नहीं लगेगा, कोई शॉर्ट सर्किट के कारण कोई झटका उटका यानी आग वगैरह नहीं लगे, लेकिन फिर भी इसमें कई सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो OFC सिस्टम में नॉर्मली क्या होता है कि हम जो ट्रांसमीटर्स में लेजर सोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, तो लेजर सोर्स पे आप जब भी काम करते हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो विजिबल लाइट या इंफ्रारेड लाइट जो है आपको प्रकाशों को सही रूप से खराब कर सकती है। यानी जो लेज़र है आपका, लेज़र जो लाइट होती है उसमें काफ़ी पावर होती है जो कि आपके
आंखों को नुकसान कर सकती है। यह हानि लेजर प्रकाश को 1 सेकंड से कम समय पर देखने पर भी हो सकती है तथा आंखों के क्षतिग्रस्त होने पर चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है, नंबर 1, कभी भी लाइव लेजर सोर्स को नहीं देखना है। वो लेजर सोर्स जिसपे आपकी जो प्रकाश निकल रहा है, एक्टिव है यानी जो वर्किंग में, उसकी तरफ आपको कभी भी नहीं देखना है। इसके अलावा जो अज्ञात लाइट सोर्स है उसको भी आपको नहीं देखना है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है जो लाइट सोर्स है उसको भी आपको नहीं देखना चाहिए। फाइबर, इसके अलावा क्या कि फाइबर सुरक्षित है या नहीं इसको स्वयं सुनिश्चित करें। आपको ये चेक करना है, आपको खुद चेक करना है कि फाइबर सेफ है या नहीं सेफ है। इसका मतलब ये है कि आपको ये नहीं कि आपका कोई सहयोगी है या कोई दूसरा पार्टनर है, वो कोई दूसरा आपको बता रहा है कि अब ये सेफ है, तो दूसरे की बात पर आपको भरोसा नहीं करना है। आपको खुद ये इंश्योर करना है कि जो फाइबर है वो आपको सेफ है। इसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम हमने मान्यता लगा दिया, तो लगाने से पहले हम इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आजकल जो है ये एचडीएस सिस्टम के हिसाब से बनाया गया एचडीएस सिस्टम है आपका। एचडीएस सिस्टम में जो आपके इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होता है वो एसटीएम इक्विपमेंट्स कहलाते हैं। STM1, STM4, STM16, 64 ऐसे करके। तो डायग्राम में देखिए एक STM1 इक्विपमेंट दिखाया गया। तो जो STM1 इक्विपमेंट है, आप इसके इनपुट में 63 E1 दे सकते हैं। मैक्सिमम कितने दे सकते हैं? E1 63 E1। अगर हम E1 की बात करें तो E1 क्या है? सिंपली प्राइमरी मक्स का आउटपुट सिग्नल। और जो प्राइमरी मक्स है वो एक प्रकार का मल्टीप्लेक्सर इक्विपमेंट है जो कई सारे चैनलों को इकट्ठा करने का काम करता है। और प्राइमरी मक्स के इनपुट में हम 1 से लेकर 30 चैनल दे सकते हैं। तो जो प्राइमरी मक्स है ये 30 चैनलों को इकट्ठा करता है और जो आउटपुट दे देता है, इस आउटपुट का बिट रेट कितना होता है? 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड, जिसे हम E1 भी कहते हैं। तो जो ये STM इक्विपमेंट है इसके इनपुट में हम मैक्सिमम 63 E1 दे सकते हैं। STM इक्विपमेंट, इससे पहले हम आपको शायद बता चुके हैं कि अगर आपको एक ही संचार माध्यम पर, जैसे मान लेते हैं 2 ऑप्टिकल फाइबर है, इसके ऊपर आपने लाखों चैनल भेजने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सभी चैनलों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जो ये STM इक्विपमेंट है इसमें भी क्या होता है, आपकी जो 63 E1 जा रही है, सबसे पहले ये क्या करता है? बाइट इंटरलीविंग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक के द्वारा इन सबको इकट्ठा करता है और कुछ एक्स्ट्रा ओवरहेड बिट से जोड़ के एक आउटपुट सिग्नल देता है जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, जिसका बिट रेट होता है 155.520 मेगाबिट पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर STM जो इक्विपमेंट है इसके ट्रांसमीटर में जाता है। जो ट्रांसमीटर है यहाँ पे, अगर हम रेलवे की बात करें तो लेजर सोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, या रेलवे के अगर ना देखेगा पूरे देखा जाए, पूरे सिस्टम देखा जाए तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के हिसाब से, तो ट्रांसमीटर में क्या होगा? 2 चीज़ें हो सकते हैं, या तो आपका LED हो सकती है या फिर आपका लेज़र डायोड हो सकता है। तो ये दोनों ट्रांसमीटर में लगे होते हैं। इनका जो मेन काम है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलना। तो नॉर्मली LED का इस्तेमाल वहाँ करता है जहाँ आपको चैनल कैपेसिटी कम चाहिए या आपको ज़्यादा दूर तक सिग्नल नहीं भेजना है, लेकिन जहाँ ज़्यादा डिस्टेंस तक सिग्नल भेजना है वहाँ पे हम लेजर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, ज़्यादा चैनल चलाने हैं, वहाँ लेजर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो रेलवे में हम ट्रांसमीटर में लेजर डायोड का ही हम इस्तेमाल करते हैं। ये लेजर डायोड इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जिसका बिट रेट 155.520 मेगाबिट पर सेकेंड है, इसको प्रकाश सिग्नल में बदल के ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम भेज देते हैं। ये ऑप्टिकल सिग्नल FDMS से होता हुआ दूसरे एंड पे के FDMS से होता हुआ आपके STM इक्विपमेंट के रिसीवर में पहुंच जाता है। जब ये रिसीवर में पहुंचता है तो रिसीवर में नॉर्मली 2 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है, जो आपके वो क्या आपके पिन डायोड या APD। पिन का मतलब है पॉजिटिव इंट्रिंसिक नेगेटिव डायोड, और APD का है एवलांची फोटो डायोड। तो इनका काम होता है, नॉर्मली कोई एक लगा होता है
तो इनका काम है प्रकाश सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो एपीडी डायोड है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो नॉर्मली हम रेलवे में एपीडी डायोड का इस्तेमाल करते हैं, या ये कह लीजिए कि लेजर डायोड के साथ एपीडी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रकाश सिग्नल जब इलेक्ट्रिकल में बदल जाता है तो इसको कहाँ देते हैं, एसटीएम इक्विपमेंट है। एसटीएम इक्विपमेंट में ट्रांस एंड पे हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं इवेंट्स को, और इसी साइड में क्या करता है, ये क्या करता है, डीमल्टीप्लेक्स करते हैं, सबको अलग अलग करता है। तो अलग अलग इवन है ये आउटपुट में निकाल देता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और जैसे इवन नंबर 1 है आपकी, ये आप इसकी इवन कहाँ दे दी हमने, प्राइमरी मक्स में दे दी, और आपके 30 चैनल बाहर निकल जाते हैं। थोड़ा सा अगर पढ़ लेते हैं, अगर कुछ छूट गया हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, प्राइमरी मक्स की इनपुट एनालॉग व डिजिटल दोनों प्रकार की होती हैं। इसमें पीसीएम तथा टीडीएम का प्रयोग किया जाता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन का प्रयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए करते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा सभी पीसीएम सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करते हैं। मक्स के आउटपुट से प्राप्त बाइपोलर सिग्नल, जिसे इवन भी कहते हैं, एसटीएम उपकरण के इनपुट में दी जाती है। एसटीएम1 उपकरण के इनपुट में अधिकतम 63 इवन दी जा सकती है। एसटीएम1 उपकरण के इनपुट में इवन के अलावा E3 तथा E4 भी दे सकते हैं। ये हमने आपको जानकारी नहीं दी थी कि जो एसटीएम इक्विपमेंट है इसके इनपुट में E1 के अलावा E3 भी दे सकते हैं, E4 भी दे सकते हैं। इसके इनपुट में E2 नहीं दे सकते। एसटीएम1 के इक्विपमेंट में आप T1, T2, T3 भी दे सकते हैं। जो ये सिस्टम है जो अमेरिका में या कनाडा वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, जापान में इस्तेमाल होते हैं, वो भी दे सकते हैं। और आगे पढ़ते हैं। एसटीएम उपकरण सबसे पहले इसके इनपुट में दी गई सभी इवन को बाइट इंटेलियम मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक के द्वारा मल्टीप्लेक्स या एक एलजी इकट्ठा करता है तथा इसमें कुछ एक्स्ट्रा और हेड कंट्रोल बिट्स को जोड़कर 155.520 मेगाबिट पर सेकंड के बिट स्ट्रीम तैयार करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। ये सिग्नल फ्री एसटीएम इक्विपमेंट के ट्रांसमीटर में लगे ऑप्टिकल सोर्स द्वारा प्रकाश सिग्नल में बदल के पैच कोड द्वारा एफडीएमएस में चला जाता है, जहां से ये ऑप्टिकल सिग्नल आउटडोर वाईफाई केबल के द्वारा दूसरे शहर के एफडीएमएस से होता हुआ एसटीएम के रिसीवर पर पहुंच जाता है, जहां ऑप्टिकल डिटेक्टर द्वारा इस ऑप्टिकल सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया जाता है और संबंधित E1 को ड्रॉप करके प्राइमरी मक्स द्वारा चैनल ड्रॉप कर लिए जाते हैं। ये आपका है एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम का। अब हमने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम तो लगा दिया। अब इसकी मेंटेनेंस करने के लिए जिन टूल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। ये देखिए, वैसे सिस्टम के अनुरक्षण में मेंटेनेंस के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण। तो जो पहला जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है उपकरण वो क्या आपका नंबर है OTDR, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। दूसरा है पावर मीटर, स्पेसिंग मशीन, लेजर सोर्स, क्लीवर इत्यादि। तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर के बारे में। जैसा कि आपको डायग्राम में एक ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर या OTDR दिखाई दे रहा है। OTDR एक ऑप्टिकल रडार होता है जो फाइबर के अंदर प्रकाश भेजता है और परावर्तित होकर वापस आने वाले प्रकाश में होने वाले विलंब के समय को नापता है। यह ट्रांसमीटर और प्रकाश को परावर्तित करने वाली जगह के बीच की दूरी को बतलाता है, जिसे जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतने ही कम प्रकाश की पावर वापस पहुंचेगी। इस प्रकार OTDR प्रकाश की पावर और दूरी के बीच में ग्राफ दर्शाता है, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो लेजर सोर्स है आपका, इसमें ताप नियंत्रित लेजर सोर्स का प्रयोग किया जाता है कि जो लेजर सोर्स है और टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है।
यानी उसका टेम्परेचर स्थिर रहता है, ताकि उसके जो आउटपुट है वो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या चेंजेस ना हो। लेज़र आउटपुट में सेफ्टी डिवाइस लगी होती है, जिससे कि लेज़र तभी आउटपुट देगा जब उसे ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाए। यानी कि अगर आपने ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमीटर से कनेक्टेड नहीं किया है, लेज़र सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है, तो वो किसी प्रकार का प्रकाश सिग्नल नहीं भेजेगा। आजकल के जो OTDR है वो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा संचालित पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, तथा इसके द्वारा ली गई माप को स्टोर भी कर सकते हैं और प्रिंट भी हम ले सकते हैं। इसके द्वारा देखिए जो OTDR है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर है किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में जो आपका जो लॉस है, ट्रांसमिशन लॉस, उसको हम मेजर कर सकते हैं। अगर कहीं स्प्लाइस लॉस या कनेक्टर लॉस है वो पता कर सकते हैं। और जो तीसरा जो एक मेन जो इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर ऑप्टिकल फाइबर आपकी केबल कहीं से बीच में से कट जाती है, तो जिस एंड से हम OTDR से इसको नापते हैं, तो वहाँ से जो कट वाली पोर्शन है, जो डिस्टेंस है, वो ये बतला देता है, यानी कि पार्ट वाली जगह का ही पता लगा सकते हैं। और इसको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सबसे पहले OTDR की सप्लाई से कनेक्ट करके ऑन करेंगे, फाइबर को OTDR से जोड़ेंगे, वेवलेंथ 1310 से 1550 को सिलेक्ट करेंगे, OTDR में ग्राफ देकर फॉल्ट का पता करेंगे, साथ ही OTDR लॉस भी डिस्प्ले करेगा और इसे नोट करेगा। तो यहाँ पे हम आपको बता देंगे कुछ चीज़ें क्या क्या हमने बोल तो दी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे इसका, तभी आपको ये ज़्यादा समझ में आएंगी, ज़्यादा आप के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे, तभी आपको इसका आएगा। अगर देखिए प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ क्या है, आपको प्रैक्टिकल की जानकारी भी होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल इक्विपमेंट के साथ किया जाता है, हवा में प्रैक्टिकल नहीं होते। तो जहाँ पे भी नॉर्मली जब भी आप लाइन ट्रेनिंग पे जाते हैं या अपने जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ अगर आपको मौका मिलता है तो कोशिश कीजिए कि अपने हाथ से आपके इंचार्ज के कंट्रोल में आप इसको सीखिए। और इंचार्ज आपको बता रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपको तब भी नहीं आएगा, आपको कब आएगा, जब आपके इंचार्ज ने आपको बताया, उसके बाद खुद आप अपने हाथ से करेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। दूसरा जो आपका जो इक्विपमेंट है, आपका जो टूल्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं वॉइस सिस्टम के मेंटेनेंस के, वो है आपका ऑप्टिकल पावर मीटर। नॉर्मली इसका जो प्रयोग हम करते हैं उसी में सोर्स की आउटपुट, सोर्स है जो आपका जो लेजर सोर्स है उसके जो आउटपुट अगर पता करनी है, तथा रिसीव्ड ऑप्टिकल सिग्नल की ऑप्टिकल पावर को नापने के लिए करते हैं। तो जो लेजर सोर्स है उसकी आउटपुट कितनी है और दूसरे एंड पे जो सिग्नल आपको जो रिसीव हो रहा है उसकी पावर कितनी है, इसका नापने के लिए हम ऑप्टिकल पावर मीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। यह ऑप्टिकल सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलकर dBm में दर्शाता है। और यह मीटर काफ़ी कंफर्टेबल, यानी साइज में छोटा होता है, तथा आसानी से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जा सकते हो। तीसरा है आपका लेजर सोर्स। यह वांछित लेजर सोर्स का इस्तेमाल किस लिए करता है, यह वांछित वेवलेंथ का ऑप्टिकल सिग्नल जनरेट करता है, यानी इसका भी हम मेंटेनेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमने माना था किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल है, अगर उसका हमने लॉस पता करना है, टोटल लॉस कितना है, तो हम एक एंड पे ऑप्टिकल लेजर सोर्स लगाएंगे, आपको जो ऑप्टिकल पावर है उसको सेट करेंगे, और दूसरे एंड पे हम मेजर करते हैं कि आपकी जो पावर है वो कितनी मिली, या भी कह लीजिए लॉस कितना हुआ। इसके अलावा सेम है ये आपका, ये हम आपको बता चुके हैं जब हमने आपको ये करवाया था, आपको ब्लॉक डायग्राम करवाया था, ये सब इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है। और इसके अलावा इसमें जो आपका इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए स्पेसिंग मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है। स्पेसिंग मशीन का प्रयोग दो ऑप्टिकल फाइबर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है।
पहले जो स्प्लाइसिंग का काम बहुत ही स्किल्ड वाला काम माना जाता था, जिसमें काफ़ी स्किल की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज के अगर टाइम में देखा जाए तो ये एक रूटीन वर्क है जो नॉर्मली लोग करते रहते हैं, और इसके लिए ज़्यादा कुशल स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिटेल में देखें तो कम पढ़े लिखे लोग भी, या जो ठेकेदार के जो आदमी होते हैं कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से जॉइंट लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? उसके पीछे रीज़न है, सीधी बात है कि पहली बात कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, दूसरा जो स्प्लाइसिंग मशीन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की आ रही है। तो जो मेन तो रीज़न यही है कि जो कोई भी आदमी आसानी से लगा लेता है, उसको हल्की सी ट्रेनिंग दे के 3-4 बार कि सेकेंड आवर में अगर वो स्पाइस लगाना सीख ले तो वो आसानी से लगा सकता है। थोड़ा सा समझदार होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो फाइबर में जो स्प्लाइसिंग है आपका माइक्रोप्रोसेसर पढ़ लेते हैं क्या है आपका। माइक्रोप्रोसेसर द्वारा संचालित पूरी तरह से ऑटोमेटिक स्प्लाइसिंग मशीन द्वारा जोड़ लगाने के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे। जो स्प्लाइसिंग मशीन है, स्प्लाइसिंग कैसे की जाती है? नंबर 1, देखिए क्या करना है आपको। कार्य शुरू करने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। आपको हाथ अपने अच्छी तरह से धोने हैं। फाइबर को स्प्लाइसिंग मशीन के वी ग्रूव में डालिए। जो आपका जो फाइबर है उसको मशीन के अंदर वी ग्रूव होगा, वहाँ पे आप डालें। दूसरे फाइबर को भी वी ग्रूव में डालिए, परंतु पहले उष्मा संकुचन स्प्लाइस संरक्षण हीट श्रिंकिंग स्प्लाइस प्रोटेक्टर डालिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? ऑप्टिकल फाइबर को तैयार करना है। मशीन में डालने से पहले तैयार करना है। वो कैसे करोगे? आप ऐसे करोगे। ये आपको सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहले क्या आपके आउटडोर केबल है, आउटडोर केबल में जिसके अंदर 24 फाइबर होते हैं, आप इस केबल के जो सबसे भारी जो जैकेटिंग है और जो अंदर वाली जो शीट है वो दोनों को उतारोगे। दोनों के बीच में क्या होगा? लगभग 10 mm का अंतर होना चाहिए, क्योंकि ऊपरी तथा अंदर वाली शीट उतारो। दोनों शीटों के बीच लगभग इतना डिस्टेंस होना चाहिए 10 mm का। अंदर वाली शीट को काटते समय सावधानी रखनी चाहिए कि फाइबर को कोई नुकसान न पहुंचे। सभी फाइबर को फिर एक एक करके हम निकालते हैं और प्रत्येक फाइबर को की जेली हटाने के लिए मिट्टी के तेल से हम साफ करते हैं। जब हम आपको अभी केबल की कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, हम आपको एक बात बताना भूल गए थे कि जो सेकेंडरी कोटिंग है, सेकेंडरी का कोटिंग अंदर जिसके अंदर 4 फाइबर आराम से पड़े रहते हैं, इस सेकेंडरी कोटिंग के अंदर जेली टाइप का पदार्थ भरा होता है, ताकि किसी प्रकार के जो मॉइस्चर वगैरह की एंट्री को रोका जा सके। तो जब हम स्प्लैशिंग करते हैं तो हम जो सेकेंडरी कोटिंग है इसमें से हम फाइबर को निकालते हैं, 4 फाइबर निकालते हैं। तो इस जो ये फाइबर है इसमें जेली टाइप का जो पदार्थ है चिपचिपा सा चिपका रहता है। तो हम इस पदार्थ को इसको हटाना पड़ता है। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? मिट्टी का तेल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हम इसको साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद एक छोटा सा टूल्स होता है जिसे हम कहते हैं फाइबर स्ट्रिपर। फाइबर स्ट्रिपर की सहायता से हम क्या करते हैं? जो प्राइमरी कोटिंग है, कोर क्लैड है, उसके बाद जो प्राइमरी कोटिंग को हम हटा देते हैं। प्राइमरी कोटिंग को हटाने के बाद हम इसको फिर से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से अच्छी तरह से साफ करते हैं। और जब एक बार आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से इस फाइबर को हम एक बार जब साफ कर दिया तो फिर हम क्या करते हैं? क्लीवर, ये में एक छोटा सा टूल्स होता है, इस टूल की सहायता से हम फाइबर को 90 डिग्री पर काटते हैं। और 90 डिग्री पर काटने के बाद हम इसको दोबारा से साफ नहीं करते हैं। अगर आपने दोबारा से साफ किया तो फिर इसके जो एंड है उस पर छोटे छोटे आपके कण आ जाएंगे, जो कि आपको फिर बाद में दिक्कत करेंगे। इसके बाद हम स्प्लाइसिंग करते हैं, यानी हमने आपके फाइबर्स तैयार कर लिए, फिर हम स्प्लाइसिंग मशीन की सहायता से इसकी जोड़ लगाने की हम शुरुआत कर देते हैं। फाइबर को जैसे हम लोग पहले बताया था, फाइबर को वी ग्रूव में डालेंगे। दूसरे फाइबर को हम वी ग्रूव में डालते हैं दूसरी तरफ से, लेकिन उससे पहले हीट श्रिंक स्प्लाइसिंग प्रोटेक्टर, यानी जहाँ 2 फाइबर जुड़ेंगे तो उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसके अंदर एक
एक स्लीव या हीट श्रिंक स्लीव से डाल देते हैं, तो स्टील के या कभी हार्ड मटेरियल की बनी होती है, मेटल की बनी होती है, वो हम डाल देते हैं। फिर हम स्टार्ट बटन दबाते हैं। स्प्लाइसिंग मशीन फाइबर को एक्स और वाई अक्षों पर अलाइन करने के बाद फाइबर को फ्यूजन कर देगी। यानी स्प्लाइसिंग मशीन क्या करेगी, जो बिजली कोड में डाला है फिर उसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अलाइन करेगी, और जब दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली ये फाइबर अलाइन हो जाएंगे तो क्या है, दो इलेक्ट्रोड है उनके बीच में क्या होगा, स्पार्किंग होगी या फ्यूजन हो गई, या ये कह लीजिए दो फाइबरों को वो पिघला के दोनों को आपस में क्या कर देगी, मिला देगी या जोड़ लगा देगी। और इसके बाद क्या कि वो जो स्प्लाइसिंग मशीन है, जो आपने स्प्लाइस किया है उसका जो लॉस कितना है वो भी आपको शो कर देगी। तो जोड़ का निरीक्षण करें, यदि जोड़ सही ना हो तो ऊपर बताएगी विधि का दोबारा प्रयोग करें, यानी कि अगर लॉस अगर ज़्यादा होते हैं तो आपको दोबारा से स्प्लाइस करना पड़ेगा। इसके अलावा इसके बाद क्या करेंगे, स्प्लाइस के ऊपर ऊष्मा संकुचन स्प्लाइस संरक्षक या हीट श्रिंक स्लीव या प्रोटेक्टर को हम खिसका के वहाँ तक ले आते हैं जहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है, और ट्यूब को और इसको ट्यूब हीटर के अंदर रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम रहते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या कि वो गर्म होने के बाद उसके साथ चिपक जाते हैं, उसके साथ अटैच हो जाती है। इसी प्रकार से हम बाकी के फाइबर को हम स्प्लाइस करते हैं, और फाइबर के दोनों सिरों को लपेट कर उसके ट्रे में रखिए, ट्रे को उसकी जगह पर रखिए। तो यहाँ पे भी बात आ गई प्रैक्टिकल की। यह हमने आपको बता दिया कि स्प्लाइस कैसे करते हैं, लेकिन स्प्लाइस कैसे करोगे, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लाइसिंग की वीडियो दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ अगेन एक बात कहना चाहते हैं, स्प्लाइसिंग की वीडियो देखने से भी आपको नहीं होगा, आपको स्प्लाइस करना नहीं आएगा। स्प्लाइसिंग की वीडियो देखने से आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन स्प्लाइस करना कब आएगा आपको, जब आप उसको अपने हाथों से करोगे, अपने आप करोगे, किसी के जो एक्सपर्ट है उसके अंडर सुपरविजन में करोगे। जब आपने 2-3 बार जॉइंट लगा लोगे तो उसके बाद ये क्या है, एक सिंपल रूटीन वर्क है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, एकदम सिंपल चीज़ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और जानकारी लेकर फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।